प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी बच्चों का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था और हमने भी आपसे वादा किया था कि हम आपका हीट इंजन का क्लास ज़रूर लेकर के आएंगे। तो ये हमारा क्लास 1 है हीट इंजन का। ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसके अंदर बेसिकली हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हमें हीट इंजन के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, और एक छोटा सा टॉपिक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, अगर आपको ये अच्छा लगता है, तो आप लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे एक फीडबैक के तौर पे आप कुछ भी लिख लिख दीजिएगा कि हाँ सर मुझे क्लास अच्छा लग रहा है, या जो भी है क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं फिर से बता दूं, अगर आप सभी बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ये क्लास कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि मैं क्लास बीच में छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं रहा, सहयोग नहीं रहा, हेल्प नहीं रहा, तो हम ये पूरी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा सहायता की ज़रूरत पड़ेगी आप सभी बच्चों का। तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो के नीचे आप ज़रूर से फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो हीट इंजन के अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहला इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हीट इंजन के अंदर बेसिकली हमें क्या क्या सीखना है और कैसे हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा हीट इंजन। क्या डालना है? हीट इंजन। अगर मैं आपसे कहूँ कि हीट इंजन क्या है, हीट इंजन क्या है, तो आप क्या कहोगे? अच्छा, इंजन का मतलब आप क्या समझते हो? इंजन से आप क्या समझते हो? इंजन का मतलब समथिंग जो हमें काम करके देगा। दो तरीके की चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसपे हमें वर्क डन करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें वर्क डन देता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि साइकिल, तो साइकिल पे आप वर्क डन करते हो, तब जा करके आपको वर्क डन मिलता भी है। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें होती है। ऐसे ही हमारे इंजन्स होते हैं जिसपे हम वर्क डन करके और लार्ज अमाउंट में वर्क डन लेते हैं। छोटा सा काम करते हैं और ज़्यादा अमाउंट में वर्क डन लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को या उस डिवाइस को हम कहते हैं हीट इंजन। अच्छा, हीट से मतलब क्या है? क्या हीट से मतलब क्या है यहाँ पे? तो हीट का मतलब होता है टेम्परेचर। हीट का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि ये जो इंजन है, ये किसका इस्तेमाल करेगा? टेम्परेचर का इस्तेमाल करेगा। किसके लिए? वर्क डन करने के लिए। हम कोई भी इंजन क्यों बनाते हैं? ताकि हमें वर्क डन मिले। तो यानी कि ये है कि हम कह सकते हैं, डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कभी कि हीट इंजन क्या है, हीट इंजन क्या है, तो आप क्या कहोगे? दोज इंजन, दोज इंजन विच वर्क, ठीक है ना, ऑन द हीट, और कह सकते हो टेम्परेचर। दैट मीन्स कि, है ना, इनपुट के फॉर्म में ये क्या लेगा? इनपुट जो है वो हीट यानी कि टेम्परेचर लेगा, और आउटपुट में क्या देगा? आउटपुट में वर्क देगा। दैट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये सर हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस में? मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि हमने एक चीज़ सीख ली कि सर हमारा जो हीट इंजन है ना, वो क्या करेगा? वो जो है हमारा हीट एनर्जी को यूज़ करेगा और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये हीट को लेगा और हमें मैकेनिकल वर्क डन देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? हीट इंजन बोलते हैं। अगर हीट इंजन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर समझे तो इसमें क्या होगा? हीट इंजन का अगर हम एक बिल्कुल आसान सा सिंपल सा स्ट्रक्चर समझे तो हमें कैसे नज़र आएगा ये? बेसिकली इसके अंदर होते हैं तीन चीज़ें। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है सोर्स। सोर्स होता है, उसके बाद क्या होता है? सिंक होता है। सोर्स होता है, सिंक होता है, और फिर इंजन होता है। तो तीन चीज़ें जो है इसके अंदर होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारा एक सोर्स है, सोर्स का मतलब है जहाँ से हीट ये लेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि T1 है, ठीक है। अब यहाँ से टेम्परेचर इसने लिया, और ये हमारा इंजन है। ये क्या है? हीट इंजन है। यहाँ से इसने क्यू अमाउंट का, सपोज कर लेते हैं, हीट लिया। टेम्परेचर 1 से इसने क्यू अमाउंट का हीट लिया, और इसने इन्वायरमेंट में Q2 अमाउंट को छोड़ दिया, और जहाँ पे ये छोड़ दिया उसको क्या कहेंगे? सिंक कहेंगे। तो यानी कि अभी से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो कि सर टेम्परेचर जो सोर्स का होता है जिसको हम T1 कहते हैं, और टेम्परेचर जो सिंक का होता है जिसको हम T2 कहते हैं। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, T1 जो होगा वो हमेशा T2 से ज़्यादा होगा। T1 जो होगा वो क्या होगा? हमेशा
T2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से इसको हीट लेना है और काम करके और उसके बाद हीट कुछ कुछ अमाउंट में भेज देना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसने कितना वर्क किया, हाउ मच दे वर्क, इसने कितना काम किया, कितना वर्क किया, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता है एफिशिएंसी। इसके लिए क्या निकालना पड़ता है? एफिशिएंसी। तो अभी से बच्चा हम आपको सिखा रहे हैं एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी मतलब होता है कि हमें कितना ज़्यादा काम करके ये देगा। तो एफिशिएंसी क्या होता है? कहोगे आउटपुट अपॉन में इनपुट। कितना हमें आउटपुट मिला और हमने कितना इनपुट दिया था, इन्हीं की रेशियो को हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी कहेंगे। ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कितना तुमने इनपुट दिया था तो क्या कहोगे? आउटपुट तुम्हें कितना मिला तो क्या कहोगे? अगर ये Q1 अमाउंट का लिया था हीट और Q2 इसने बाहर भेज दिया, यानी कि नेट वर्क डन कितना किया? तो Q1 माइनस में Q2 किया। और तुमने कितना इसमें दिया था तो कहोगे Q1 दिया था। ठीक है, तुम क्या कहोगे कि सर हमने Q1 जो हीट है वो दिया था और हमें वर्क डन कितना मिला था? Q1 माइनस में Q2 मिला था। भाई Q1 आपने दिया, Q2 इसने बाहर फेंक दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी से तो इसने काम किया, वही तो काम किया ना। तो इसका मतलब Q1 माइनस में Q2 हमारा आउटपुट हो जाएगा और Q1 क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। इसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने अभी एफिशिएंसी क्या लिखा था? अच्छा, एफिशिएंसी का सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो एफिशिएंसी हमने क्या लिखा था? Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? अगर सेपरेट कर देंगे तो क्या कहोगे? Q1 अपॉन में Q1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1। तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं? 1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1। दैट मीन्स की एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, अभी से याद रखना है बच्चा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि हीट इंजन क्या होता है, फिर हमने सीखा कि हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, फिर हमने सीखा कि सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, फिर हमने सीखा कि टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, और फिर हमने सीखा कि यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगा। पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल ऐसे ही होगा, एकदम ये मान के हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। एक एक चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अच्छा, अगर हम हीट इंजन को पढ़ रहे हैं इसका मतलब हमें यहाँ पे एक चीज़ सीखना होगा जिसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो हम थोड़ा सा आज सीखेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। बाय द वे, जिसको सिलेबस के बारे में थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, तो सिलेबस का क्लास हम ऑलरेडी आपके अपलोड कर चुके हैं, कि हमने पूरे सिलेबस को अपलोड कर दिया है, तो एक बार उसको जरूर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स में दो टर्म्स दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा थर्मो और एक दिख रहा होगा डायनेमिक्स। तो थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि हीट, टेम्परेचर यानी कि हीट। ठीक है, और डायनामिक्स मतलब होता है मोशन, मूव। तो यानी कि इसमें क्या होगा? हीट जो है मूव करेगा। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब है कि वैसे ब्रांच ऑफ साइंस, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं जिसके अंदर हीट यानी कि टेम्परेचर क्या होगा? फ्लो करेगा। हीट यानी कि टेम्परेचर क्या होगा? फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसी हम ब्रांच को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या सीखना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें सीखना होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या? थर्मोडायनामिक्स लॉज, थर्मोडायनामिक्स लॉज। और थर्मोडायनामिक्स के लिए हमारे पास टोटल 3 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को बोलते हैं जीरोथ लॉ। क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहता है? ये कहता है सिंपली कि हमारा जो कोई बॉडी होगा, अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बॉडी है। ठीक है, हमारे पास कितने बॉडी है? 3 बॉडी है। सपोज ए, ये बी है और ये हमारा सी है। ये क्या है? ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। 3 बॉडी है। अभी मान लेते हैं इनका टेम्परेचर क्या है? T1 है, इनका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर क्या है? T3 है। और सपोज कर लेते हैं कि T1 और T2 आपस में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर है, जितना टेम्परेचर T1 के पास है उतना ही टेम्परेचर T2 के पास है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऑटोमेटिक है कि हमारा T3 भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर T3 पे ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो इन दोनों को दे देगा, और उस पर अगर कम टेम्परेचर है तो इन दोनों से ले लेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तीनों के तीनों टेम्परेचर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऑल बॉडीज, क्या लिखोगे? ऑल बॉडीज अटेन इक्वल टेम्परेचर।
तो जितने भी बॉडीज़ होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, इक्वल टेम्परेचर को अटेन कर लेंगे। यही हमारा कहलाता है ज़ीरोथ लॉ। क्या कहलाता है, ज़ीरोथ लॉ। जैसे कि आपने चाय जो है ओपन इन्वायरमेंट में रख दिया, कुछ समय के बाद आपका चाय ठंडा हो जाता है। कारण क्या है सर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ना चाय के टेम्परेचर से कम था, जिसकी वजह से हमारा जो चाय की हीट है वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, इन्वायरमेंट में, और दोनों एक बराबर आ गया। अच्छा, कोई भी बॉडी हमें गर्म और ठंडा कब लगती है, जब वो हमारे से ज़्यादा टेम्परेचर का होगा तो गर्म लगेगा, और हमारे से ज़्यादा कम टेम्परेचर का होगा तो ठंडा लगेगा। जैसे आपके नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, 37 डिग्री आपकी नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 37 डिग्री से ज़्यादा गर्म है तो वो टच करने से आपको गर्म महसूस होगा, और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम है, जब उसको टच करोगे तो वो आपको ठंडा महसूस होगा। तो कोई भी बॉडी ऐसे ही होता है। और अगर दोनों की बॉडी बराबर है तो वो आपको ना तो ठंडा और ना ही गर्म लगेगा। जैसे चाय चाय जो है एकदम 37 डिग्री पे आ जाता है, फिर आपको ना तो गर्म और ना ही ठंडा लगता है। और अगर और कम हो जाता है तो फिर आपको ठंडा लगने लग जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर यहाँ पे हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ सके। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबल बनाए रखना चाहता है, और वो स्टेबिलिटी के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए हीट को या तो ट्रांसफ़र करेगा या तो हीट को लेगा। अगर हीट कम है तो वो लेगा, हीट ज़्यादा है तो वो देगा। ठीक है, अब यहीं पे आप एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखना है, नोट करके लिखना है, ठीक है ना। वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। अगर हम पॉजिटिव कहते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब सिस्टम ने काम करके दिया है, यानी कि इंजन जो है वर्क डन किया है, इंजन वर्क डन किया है, वर्क डन किया है, किया है। अगर इसको हीट के टर्म में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट को ट्रांसफ़र करेगा, जो हीट को देगा, जो हीट को ट्रांसफ़र करेगा, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ काम करके देगा। अगर हीट को ट्रांसफ़र करेगा इसका मतलब वो लेंगे प्लस में, और जो जिस पे हीट देना पड़ेगा उसको बोलेंगे माइनस में। तो जो ही इंजन हमें वर्क देगा, ठीक है, उसको प्लस मानेंगे, और जिस इंजन पे हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, वर्क डन, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस तरीके से ही पढ़ाएंगे आपको बच्चा, है ना। प्योर हिंदी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि प्योर हिंदी हमें बिल्कुल भी नहीं आती है। प्योर हिंदी मतलब एक एक चीज़ का मैं हिंदी नहीं बता सकता, पर हम चीज़ें आपको हिंदी में ही समझाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आती चलेंगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक बार क्लास को देख लीजिएगा। तो वर्क डन करना पड़ेगा जिस पे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नेगेटिव। और सिंपल लैंग्वेज में ये कह लो कि हीट जो हमें देगा उसको प्लस मानेंगे, और जो जिस पे हमें हीट देना पड़ेगा उसको हम माइनस मानेंगे। यानी कि जो जिस पे आपको काम करना पड़ेगा उसको माइनस कहोगे, माइनस वर्क डन, और जो काम करके देगा उसको कहोगे प्लस वर्क डन। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए ज़रा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ बड़ा ही आसान है, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ बड़ा ही आसान है। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट देता है और सिंपली कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, इट कैन ओनली कन्वर्ट, इट कैन ओनली कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। तो ये सिर्फ क्या किया जाएगा, ये सिर्फ दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे अगर आप हीट इंजन को देखो ध्यान से, तो ये क्या कर रहा था, हीट को ले रहा था, क्यू अमाउंट के हीट को क्या कर रहा था, ले रहा था, हीट को ले रहा था। अच्छा, तीर ऊपर मतलब होता है लेना, और तीर नीचे मतलब होता है देना। तो हीट इंजन ये ले रहा था हीट को, और दे क्या रहा था, वर्क डन दे रहा था, वर्क डन। तो यानी कि आपने यहाँ पे ये देखा कि सर ये हीट जो है ले रहा है और वर्क हमें दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हीट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है, और वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है। यानी कि ये एनर्जी ले रहा है, ये दे रहा है, यानी कि ये जो है हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल तौर पे कहेंगे तो क्या कहेंगे, हीट को यहाँ पे वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है कौन, हीट इंजन। कौन सा इंजन, हीट इंजन। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना तो हमने एनर्जी को बनाया है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है। हमने क्या किया, सिर्फ एनर्जी को हीट फॉर्म में था उसको हमने मैकेनिकल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। यही कहलाता है हमारा थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ कहते हैं इसको। ठीक है,
फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब एक और लॉ है जिसको बोलते हैं सेकेंड लॉ। तो थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे सेकेंड लॉ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दो साइंटिस्ट आएंगे। एक आएंगे क्लॉसियस, ठीक है ना, एक आएंगे क्लॉसियस, क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक आएंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है, और एक आएंगे प्लैंक्स स्टेटमेंट। एक आएंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक आएंगे प्लैंक्स स्टेटमेंट। हाँ जी, तो एक आएंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब सुनो जरा ध्यान से, क्लॉसियस स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोअर टेम्परेचर से वर्क डन बिना किए हाई टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर कर दें। तो क्या कहोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। जरा स्टेटमेंट याद रखना, एग्जैक्टली स्टेटमेंट पूछा जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन एनी इंजन which which transfer heat from lower temperature lower temperature to higher temperature higher temperature without without any work done। मतलब सिंपल सा ये बात है, सिंपल सा ये बात है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T2 है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर T1 ज़्यादा है T2 से, इसका मतलब ये हुआ कि T2 का टेम्परेचर कम है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिना हम काम किए T2 से हीट को ट्रांसफ़र करवा दे T1 की तरफ। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। हमें इसके लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर से वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तभी जा कर के हीट जो होगा वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे फ्लो कर पाएगा। नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है कि हायर टेम्परेचर से हीट जो होते हैं वो लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करते हैं, और ये अपने आप होता है, इसमें हमें बाहर से वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चाय की केतली आपने रख दी थी, चाय का कप आपने रख दिया था, और चाय में से हीट अपने आप ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। लेकिन वही बात अगर चाय को दोबारा गर्म करना है तो आपको उसको बर्नर पे ले जाके रखना पड़ेगा, चूल्हे पे ले जाके रखना पड़ेगा, तभी वो गर्म होगा। क्या अपने आप ऐसा पॉसिबल है कि वो बाहर से हीट गर्म हो जाए? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही सिंपल सा स्टेटमेंट कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक दूसरे साइंटिस्ट आए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्लैंक्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो प्लैंक स्टेटमेंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% ऑफ एनर्जी हीट इनटू वर्क डन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या कहोगे? है ना। बाय द वे इसका जो है आपको, है ना, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, स्टडी लाइफ एसएससी रेलवे के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टू कन्वर्ट कन्वर्ट 100% हीट इनटू वर्क डन, हीट इनटू वर्क डन, वर्क डन। तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि जितना आप हीट दोगे उतना 100% एनर्जी आपको मिल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा जो गाड़ी होती है उसकी एफिशिएंसी बताई जाती है या उसकी माइलेज बताई जाती है कि 70 किलोमीटर की माइलेज है। इसका मतलब 1 लीटर आपने पेट्रोल जलाया वो 70 जल गया। वो सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन 100% 70 किलोमीटर देगा ये ज़रूरी नहीं है, और कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एग्जैक्ट वो 70 किलोमीटर आपको दे ही देगा। एग्जैक्ट वो 70 किलोमीटर दे देगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या है सर? रीज़न ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है।
मेन कारण क्या है? फ्रिक्शन। जब आप गाड़ी को चलाते हो तो हवा जो होती है गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो जो आपने सोचा था उस एनर्जी को कन्वर्ट करने का, वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है। दूसरी बात, जब इंजन चलती है, हीट इंजन, बाद में हम सीखेंगे पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे काम करता है, तो उसमें पिस्टन सिलेंडर ये सब भी आएंगे। और पिस्टन सिलेंडर जब काम करते हैं तो वो भी तो काम करने के दौरान कुछ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब जो आप एनर्जी दे रहे हो वो कभी भी 100% आपको आउटपुट के फॉर्म में नहीं मिल सकता है। यही हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट है, प्लैंक स्टेटमेंट। और ये कहलाता है थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। तो तीन लॉज हमें थर्मोडायनामिक्स में सीखा। सबसे पहला जीरोथ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। जीरोथ में कहता है कि कोई भी बॉडी अपने आप को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे रखना चाहता है, जबकि सेकेंड लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि सेकेंड लॉ कहता है दो स्टेटमेंट के साथ हम किसी भी इंजन का 100% एफिशिएंसी हो, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जो वर्क डन हम देंगे, जो हम हीट देंगे, वो 100% वर्क डन में कन्वर्ट हो, ये 100% श्योरिटी नहीं है, या होता ही नहीं है कभी। ऐसा इंजन आज तक बना ही नहीं है जो 100% कन्वर्ट कर दे। आगे चल करके सिखाएंगे आपको कार्नोट साइकिल, तो आप समझ पाओगे कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है। वैसा साइकिल आज तक पॉसिबल ही नहीं है कि बन पाए, और आगे भी कभी ये आइडियल साइकिल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोअर टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर पे जाना चाहते हैं तो हमें बाहर से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या सभी को ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो ज़रा अब हम चीज़ें जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं सिस्टम, सराउंडिंग। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? सिस्टम, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको ध्यान से समझना है बच्चा, है ना। सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? ठीक है, तो पहली बात तो सिस्टम का मतलब होता है सर जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे भी हम काम करेंगे, जिस पे हम वर्क डन करेंगे, जो जो हमें काम करके देगा उसको हम बोलेंगे सिस्टम, और जो हमें मिलेगा वो हमारा इन्वायरमेंट होगा, यानी कि सिस्टम के अलावा कोई भी क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है जिस पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब क्या है? ये अगर हमारा एक सिस्टम है ना, सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या है? जिस पे हम काम करेंगे, और इसके अलावा जो भी इसके बाहर चीज़ें होंगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आप हीट इंजन को देखोगे तो हीट इंजन में जो मेन इंजन था, जहाँ से हमें वर्क डन मिल रहा था, वो क्या था? वो हमारा सिस्टम था। और उसके अलावा जो भी आप पार्ट देखते हो, जिस पे आप बैठ जाते हो, जिसको आप चलाते हो, तो वो सारे के सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे पार्ट्स कहलाते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम का मतलब जिस पे हम काम करेंगे, और सराउंडिंग का मतलब उसके अलावा कुछ भी जो भी होगा वो सब के सब क्या होगा? सराउंडिंग होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारा सिस्टम होते हैं ना, ये तीन तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम कितने तरीके की होती है? तीन तरीके का। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है ना, इसमें मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो जाते हैं। मास और हीट कह सकते हो, या फिर एनर्जी कह सकते हो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जबकि दूसरा हमारा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर सिर्फ ओनली, ओनली एनर्जी कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, या हीट कह सकते हो, ये क्या होगा? ट्रांसफर्ड होगा। जिसके अंदर एनर्जी कह सकते हो या हीट कह सकते हो, ये क्या होगा? ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता है। एक और सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? थर्ड सिस्टम कौन सा होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? नो, नो मास एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर्ड। मतलब ना तो इसमें मास का ट्रांसफर होगा, ना ही इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब जरा इसको एग्जांपल से समझो तो समझ में चीज़ें ज़्यादा बेहतर आएंगी। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, एग्जांपल ले लिया, है ना, एक चाय का कप ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? चाय का कप ले लिया। ठीक है, ये हमारा चाय का कप है, और चाय के कप में चाय जो है भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चाय भरा हुआ है इसके अंदर। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस पे हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमने इसको ओपन में वैसे ही रख दिया तो क्या होगा? यहाँ से जो ये चाय है, ये वाटर वेपर के फॉर्म में
ऊपर निकल करके उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हीट के साथ साथ मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हीट और मास सब कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे ओपन सिस्टम। क्या कहोगे, ओपन सिस्टम। दूसरा क्या है कि हमने सर इसके ऊपर ना एक ले जा करके प्लेट रख दिया। क्या रख दिया, ऊपर से कुछ इस तरीके से हमने, ऊपर से हमने इस तरीके से एक प्लेट रख दिया। अब जैसे ही आपने प्लेट रख दिया, इसके ऊपर प्लेट ऐसे रख दिया, तो प्लेट जैसे ही रख दिया तो अब जो है वो मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन हीट अभी भी साइड साइड से ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि ठंडा तो हो जाएगा लेकिन मास में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर मास में कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज सिस्टम बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, और उसके बाद आइसोलेटेड क्या हो गया, जैसे आपने इसी चाय को एक बॉटल जो कि थर्मोसेटिक बना होता है, थर्मोकोल से बना होता है, उस बॉटल के अंदर इस चाय को रख दिया, है ना, जो आप आम बोलचाल की भाषा में मिल्टन कहते हो, तो मिल्टन बॉटल के अंदर इस चाय को रख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर ना तो हीट ट्रांसफर होगी ना ही मास ट्रांसफर होगी। तो इस सिस्टम को क्या कहोगे, इस सिस्टम को कहोगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या ये बात समझ में आ गई हर एक बच्चे को? अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना, हम अगली क्लास में ये डाउट क्लियर कर लेंगे। हालांकि मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, एक बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने गैस के बारे में सुना होगा, है ना, ये सब चीज़ें हम बेसिक बता रहे हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे चल करके पूरे के पूरे कोर्स के दौरान, पूरे के पूरे हीट इंजन के दौरान ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ज़रा आपने सुना होगा गैस, है ना, तो गैस के बारे में अगर हम बात करें, गैसियस स्टेट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गैस के स्टेट में है तो उस पर एक इक्वेशन लगता है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, तभी हमारा अगला क्लास में काम बन पाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि अगर हम किसी भी गैस को देखेंगे तो उसके ऊपर एक इक्वेशन अप्लाई होगा जिसको बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्रेशर, वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है बताना ज़रा, पास्कल होता है, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, तो साथ में ये भी लिख लेना। उसके बाद एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स जो हैं वो गैस के वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और यहाँ पे आर का मतलब है, आर का मतलब है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। अच्छा, गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 8.31 जूल अपॉन में पर सेकेंड, जूल अपॉन में पर मोल होता है, सॉरी सेकेंड नहीं होता, मोल होता है, ठीक है, जूल अपॉन में पर मोल। दिस इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। ये जो आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स को हम किस में दर्शाते हैं, मोल्स के अंदर दर्शाते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, कभी भी बच्चा डिग्री सेल्सियस मत ले लेना, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, केल्विन के अंदर होना चाहिए। तो ये कहलाता है गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इंजन का वर्क डन निकालेंगे ना, हीट इंजन का जब हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, वर्क डन निकालेंगे, तो उस केस में ये जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है क्या? अब इसी में हमारे पास प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं ज़रा उसको एक बार समझ लेना है। लास्ट टॉपिक जो हम आज सीखेंगे, बाकी फिर अगले क्लास में हम सीखेंगे। ज़रा देखो, प्रोसेस इन थर्मोडाइनामिक्स, क्या कहोगे, प्रोसेस, प्रोसेस इन थर्मोडाइनामिक्स। तो थर्मोडाइनामिक्स के अंदर जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। अच्छा, आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा, आइसोकोरिक का मतलब होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ज़रा देखो आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन इक्वेशन को देखोगे तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ज़रा ध्यान से देखो तो एन और आर ये दोनों कांस्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे वी भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टेम्परेचर का। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा।
दूसरा होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक। अच्छा, आइसोबारिक बार यहाँ पे नजर आ रहा है, बार का मतलब होता है प्रेशर, तो यहाँ पे क्या कहोगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहोगे, कांस्टेंट प्रेशर। अगर इसी इक्वेशन में देखो जरा ध्यान से, इसी इक्वेशन में अगर हम देखें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें एन और आर कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, टेम्परेचर का। वॉल्यूम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आइसोकोरिक हो गया, आइसोबोरिक, आइसोबारिक हो गया, ठीक है। थर्ड जो हमारा प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। अच्छा, एडियाबेटिक का मतलब ये होता है जिसके अंदर कांस्टेंट क्या हो, हीट हो। क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट हीट हो। ठीक है ना, सिर्फ इतना याद रखना आपको, कांस्टेंट क्या हो, हीट हो। जिसके अंदर कांस्टेंट हीट होते हैं उसको बोलते हैं आइसो, सॉरी एडियाबेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आइसोथर्मल। क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अब अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं करेगी तो जरा देखो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, वॉल्यूम का। प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, वॉल्यूम का। क्या ये बात सभी को क्लियर है। उसके बाद दो प्रोसेस और होते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। पांचवा में क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल मतलब जो वापस आ जाएंगे, मान लो कि यहाँ से गया और वापस जो है अपने ओरिजिनल पाथ पे आ गया, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल। ये पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बस पढ़ते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब, इरिवर्सिबल मतलब क्या होगा, जो वापस नहीं आएगा, जो चला गया। प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है, जैसे आपने जो हीट खर्च कर दिया वो हीट आपके पास वापस थोड़ी ना आएगा, वो तो हो गया तो हो गया, खर्च हो गया तो हो गया, अब वापस नहीं आ रहा ना वो, तो इसका मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस इरिवर्सिबल होंगे वो वापस लौट करके नहीं आएंगे, जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो रिवर्सिबल होंगे वो वापस लौट करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल क्या होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल। यानी कि जितने भी हम इंजन बनाते हैं वो सभी के सभी इंजन क्या होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, यानी कि वो सभी के सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करते हैं। अब ये जो आपने प्रोसेस देखे हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, ये सारे के सारे प्रोसेस आपके काम आएंगे ऑटो साइकिल में, डीजल साइकिल में, उसके बाद कार्नोट इंजन में, कार्नोट साइकिल में। ये पूरी जो साइकिल हम सीखेंगे वो यही सब जो चीज़ें हमें काम आएंगे। तो ये हमारा आज का बेसिक क्लास था, बिल्कुल बेसिक, जो वो चीज़ें हमने आपको सिखाई है जो आपके आगे आने वाले क्लासेस में इस्तेमाल होंगे, यूज़ होंगे। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और हर एक बच्चा अपने से नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, बाकी मैं ये नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आती है तो अपने बच्चों के साथ शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नीचे अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्या हम क्लास को कंटिन्यू करें या नहीं करें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये क्लास बिल्कुल कंटिन्यू होगी और आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कंप्लीट होगा। अगर सपोर्ट नहीं रहा तो मैं फिर से बता दूं, क्लास में बीच में भी छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत सारे पैसे से मिलते हैं और वो भी इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको जो भी लगता है आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।